हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड इस वीडियो को लेके आ रही है कि सर ऐसा एक वीडियो बना दीजिए जिससे हमें ये पता चल जाए कि लॉ के आंसर्स को किस तरीके से हमें लिखना है। तो देखिए, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं होती है, नॉर्मल तरीके से ही लिखा जाता है लॉ के आंसर्स को भी, लेकिन हाँ कुछ बातों का, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा एक एक करके। सबसे पहली चीज़, जब आप लॉ के आंसर्स लिख रहे हैं तो काफ़ी बच्चों ने मुझसे ये चीज़ पूछी है कि सर सेक्शन नंबर कोट करना यहाँ पे ज़रूरी है, ओके, या बिना सेक्शन नंबर के भी काम चल सकता है। तो देखिए, सेक्शन नंबर जो कोट करना है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, उसकी जगह बेटर होगा कि आप एक्ट का नाम लिखिए, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर मींस एक्सेप्टेंस। आगे बात समझ में? तो मतलब जो भी एक्ट है आप एक्ट का नाम लिखिए, रादर देन आप वहां पे सेक्शन लिख के आए। अब देखिए, इससे होता ये है कि सपोज करिए आपने सेक्शन नंबर याद कर भी लिया और मान के चलिए एग्जाम में आपने गलती से आप भूल गए और आपने गलत सेक्शन नंबर वहां पे लिख दिया, तो इससे ये होगा कि अगर आपका कंटेंट सही भी है तो भी आपको पूरे 0 नंबर वहां पे मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा आपके लिए। तो बेटर यही है कि आप जो प्रोविजन है, जो एक्ट का नाम है, आप उसको लिखिए रादर देन राइटिंग दी सेक्शन नंबर। और वैसे भी सेक्शन नंबर अगर आप लिख देते हैं तो उससे कोई स्पेसिफिक एज या बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। चलिए, दूसरी चीज कि केस स्टडी का नाम याद रखना जरूरी है क्या? तो ड्यूरिंग द कोर्स, जब आपने हमसे जो कोर्स लिया था, आपने उस कोर्स को पढ़ा, तो मैंने आपको बताया है उसमें कि कौन से केस स्टडी के नाम आपको याद रखने हैं, कौन से केस स्टडी के नाम आपको नहीं याद रखने हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक बात समझिए कि याद कर ले तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो आप वहां पे ये लिख सकते हैं कि इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड। ठीक है, उसके बाद जो भी फैक्ट्स हैं उस केस के आप वो फैक्ट्स लिख दीजिए, और उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आप उनको फॉलो करिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए, पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। तो लॉ के अंदर जनरली आप ये कोशिश करिएगा कि आप टेक्निकल वर्ड्स को यूज करें रादर देन यूजिंग द जनरल वर्ड्स। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा इसके लिए। जैसे कि अमाउंट होता है, अमाउंट यानी कि पैसे की बात कर रहा हूं मैं, तो अमाउंट की जगह कोशिश करें कि आप कंसीडरेशन वर्ड का इस्तेमाल करें, तो एग्जाम में उस वर्ड को लिख के आते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि एक वर्ड होता है डिसाइडेड। ठीक है, तो डिसाइडेड की जगह आप यूज कर सकते हैं अग्रीड वर्ड। ठीक है, अगर आपको परमिशन लिखना है या वर्ड लिखना है ये परमिशन, तो आप कंसेंट ऑब्टेंड ये वाला वर्ड भी वहां पे लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिखना होता है कई बार, तो आप बेटर है कि उसकी जगह आप एंटिटी या फर्म ऐसे वर्ड लिखिए। जैसे कि टोल्ड, TOLD, टोल्ड अगर आपको लिखना हो तो आप उसकी जगह ऑफर्ड, ओके, या एक्सेप्टेड। ठीक है, चेंजेस, काफी बार लॉ में ये वर्ड देखा गया है, चेंजेस वर्ड जो आता है, तो आप उसकी जगह ऑल्टरेशन लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको विल, WILL, विल वर्ड लिखना है तो आप उसकी जगह शैल या मे कोशिश करें, जो लॉ के काफी अच्छे टेक्निकल वर्ड्स माने जाते हैं। तो कहना बस यही चाहूंगा कि जनरल वर्ड्स की जगह आप टेक्निकल वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करिए। और ये देखिए, चीज जो है ये राइटिंग प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छे से आती है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इन चीजों को याद कर लूंगा और फिर जाके मैं उनको सीधे एग्जाम में लिख दूंगा, तो इसमें काफी दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, चौथा पॉइंट, जिसके अंदर ध्यान समझिएगा कि लॉ के अंदर टू द पॉइंट आंसर, काफी बच्चे मानते हैं कि टू द पॉइंट अगर हम आंसर लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। चलिए, इस पॉइंट को मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे कि एक लाइन है कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी बिफोर द ऑफर। जो एक्सेप्टेंस होता है वो ऑफर से पहले नहीं हो सकती। ये पॉइंट आप बहुत कॉमनली पढ़ते रहते हैं अपने कोर्स में, आपने कई बार ये लाइन भी देखी होगी, पढ़ी होगी। तो सपोज इस पे आपको एग्जाम में कोई केस स्टडी आ गई, अब आप उसका आंसर लिख रहे हैं और आप सीधे आंसर में ये लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉमा, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी बिफोर द ऑफर। अब देखिए, आपने जो लाइन लिखी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसी लाइन को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में लिखेंगे, ना कि एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि अगर आप ये बताते हैं कि भाई इसके अंदर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, आप उसका मीनिंग बताइए, उसकी डेफिनेशन बताइए, ऑफर की डेफिनेशन क्या है वो बताइए, तो आपका आंसर के अंदर जो डिटेल आएगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, और वो है टाइम अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं हो जाए कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने लगे और आपके पास टाइम बचे नहीं। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो आपका जो पेपर आएगा एग्जाम में वो 100 मार्क्स का पेपर है, एंड टोटल आपके पास 180 मिनट होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक टारगेट लेकर चलना चाहिए कि जितने भी नंबर का क्वेश्चन है,
ठीक है, उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास मैक्सिमम 9 मिनट्स हैं जिसमें आप इसके आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक डिटेल्ड आंसर दें इसके लिए। ओके, एकदम टू द पॉइंट हिट ना मारें आप, ठीक है, थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना चाहिए। एंड जो भी उसमें लॉ से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं या प्रोविजंस है, उसे थोड़ा अगर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं तो अच्छे से करिए और दिल खोल के उसमें अपने आंसर को लेके। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इतना ज़्यादा भी दिल खोल के ना लिख दें कि आपको टाइम आगे चल के कम पड़ जाए, तो तब ऐसा ना हो जाए कि 100 मार्क्स की जगह आपसे 50 मार्क का ही पेपर करके आए। तो प्लीज़ यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ आपसे कि टाइम अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलिएगा। चलिए, अब फिर बात आती है कि सर केस स्टडीज में जब हम आंसर लिख रहे हैं तो किस तरीके से हम उस आंसर को लिखें। तो देखिए, केस स्टडी में जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो 5 पॉइंट हैं जो उसमें आपको ध्यान रखने चाहिए। ओके, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये रहेगा कि जो भी एक्ट है, ठीक है, उसका जो रिलेवेंट प्रोविजन है वो आपको वहां मेंशन करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अगर उसमें कोई केस स्टडी है, ठीक है, तो आप उस केस स्टडी को वहां मेंशन करिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपके पास क्वेश्चन में फैक्ट्स गिवन है आप उसे एज इट इज वहां पर लिख दीजिए। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि उसे नहीं लिखा जाता, उसे क्या करेंगे लिख के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में जो फैक्ट्स हैं आप उन्हें अगर एज इट इज 3 से 4 लाइन में लिख देते हैं तो उससे आपको काफी फायदा होगा। चलिए, तो पॉइंट नंबर 4 में आपको क्या करना है कि जो भी आपने फैक्ट्स निकाले थे और जो प्रोविजन आपने लिखा था उन दोनों के बीच में क्या लिंकेज है आपको उस पर ध्यान देना है। और फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 5 के अंदर उस लिंकेज की मदद से आप फाइनली अपने केस स्टडी आंसर का कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो केस स्टडी आंसर में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और वो हैं कि सबसे पहले प्रोविजन, केस स्टडी, फैक्ट्स, मर्ज लॉ विद द फैक्ट्स एंड द फाइनल कंक्लूजन। तो सोच के चलिए कि जैसे अगर आप एग्जाम में इनको इस तरह से लिखते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो बहुत आराम से आपका आंसर 4 से 5 पैराग्राफ के अंदर बन जाएगा और प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, लॉ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं होती हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे वो आप ज़रूर लिख के आइएगा। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा पेपर आता है लॉ का, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें ध्यान रखिए और ये आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। चलिए, नमस्ते।